दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा प्रश्नों को सॉल्व करते समय उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अतिरिक्त तथ्यों को जान सकें। ये प्रश्न आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि से कि शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना, सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना या फिर अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक और बाह्य अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। तो सही उत्तर शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षण व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के प्रभावी संचरण से संबंधित एक प्रक्रिया है और ये उन तरीकों को सीमित करता या बढ़ाता है जिससे शिक्षार्थी संकल्पनाओं और विचारों को सीखते या आत्मसात करते हैं। शिक्षण का उद्देश्य बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना और अपने अवबोध या समझ को यथार्थ से समायोजित करके आंतरिक और बाह्य अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना है, न कि सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये सामान्य विज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके थोरियम 232, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 237 या यूरेनियम 238। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आप देख लीजिए प्लूटोनियम 239 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन विकल्पों में सभी तत्व रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, लेकिन इनमें प्लूटोनियम 239 विखंडनीय है, यानी कम ऊर्जा प्राप्त कर इसके नाभिक टूट जाते हैं और अन्य तत्व समस्थानिक तुलना में अधिक स्थिर हैं। तो याद रखिएगा इसमें से विखंडनीय तत्व प्लूटोनियम 239 है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी माने और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सीखने की अभिप्रेरणा, प्रदर्शन लक्ष्य, दक्षता लक्ष्य या सकारात्मक अभ्यास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सीखने की अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अधिगम यानी लर्निंग में अभिप्रेरणा का बहुत अधिक महत्व होता है। अभिप्रेरणा वह तत्व है जो अधिगमकर्ता को अनुक्रिया करने के लिए या प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इंटरेक्शन या अनुक्रिया बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। ये लक्ष्य आधारित और उद्देश्यपूर्ण होती है। अतः जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अभिप्रेरणा व्यक्ति को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करती है और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद अभिप्रेरणा का महत्व समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संदर्भ सूची से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। ऑप्शन है दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाना, सूझपरक निर्णयन, शोध को अलंकृत करना या बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करना। तो सही उत्तर है दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाना। ये संदर्भ सूची से संबंधित है। दोस्तों संदर्भ सूची का मुख्य उद्देश्य रिसर्च या शोध में दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाना होता है और आप जानते हैं कि जब रिसर्च वर्क किया जाता है तो उस समय जो अनुसंधानकर्ता होता है अनेक ग्रंथ, लेख, दस्तावेज और पांडुलिपियों का अध्ययन और मनन करता है और उनमें से अनेक को अपने प्रतिवेदन में शामिल करता है। इन सभी का उपयोग अनुसंधानकर्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने रिसर्च में करता है जो अनुसंधान के स्रोत संदर्भ होते हैं। अगला प्रश्न है किस शोध अभिकल्प में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है।
ऑप्शन है प्रायोगिक शोध अभिकल्प, ऐतिहासिक शोध अभिकल्प, कार्योत्तर शोध अभिकल्प या वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध अभिकल्प। तो सही उत्तर कार्योत्तर शोध अभिकल्प। आप जान लीजिए कार्योत्तर शोध अभिकल्प जो मॉडल होता है इसमें चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आंकड़ों के तृतीयक स्रोत या टर्शियरी सोर्स होते हैं क्या? फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर, सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी या फिर नीति पत्रकों से संग्रहित आंकड़े। तो सही उत्तर ऑप्शन सी तृतीयक स्रोत आंकड़ों के जो हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी होते हैं। आप जान लीजिए कि जब आंकड़ों के संबंध में प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है तो उसे आंकड़ों का तृतीयक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत में वास्तविक समय के साथ स्थिति पर उपलब्ध आंकड़ों को शामिल किया जाता है। द्वितीयक आंकड़ों में किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किया गया डाटा को शामिल किया जाता है और प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को तृतीयक स्रोत कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कि आपसे ये जो पूछा गया था कि आंकड़ों के तृतीयक स्रोत कौन से हैं, तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी आंकड़ों के तृतीयक स्रोत हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में एक फुल फॉर्म पूछा जाता है, NBOD का पूर्ण रूप क्या है? NBOD का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा NBOD का पूर्ण रूप है नाइट्रोजीनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और आप जान लीजिए NBOD नाइट्रोजोनिस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये क्या होता है? तो ये NBOD पानी में घुले नाइट्रोजन यौगिकों का ऑक्सीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आर्सेनिक के अम्ल के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण आर्सेनिक एसिड होता है। आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है। ये आर्सेनिक दूषित भोजन खाने से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। आर्सेनिकोसिस आर्सेनिक विषाक्तता का चिकित्सकीय पद है जो बड़ी मात्रा में शरीर के अंदर आर्सेनिक संचय से होता है। इसे हथेलियों और तलवों में हाइपरकेटासोसिस हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC चिप्स या सूक्ष्म संधारित्र का। तो सही उत्तर सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब बनाया गया था, प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और देखिए IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में और माइक्रो प्रोसेसर यानी सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो कि वर्तमान तक चल रहा है इसमें किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? एक्साबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या पीटाबाइट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एक्साबाइट ऑप्शन ए। ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें एक्साबाइट सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। 1 किलोबाइट आप जानते हैं 1024 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद 1 मेगाबाइट, फिर 1 गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट और उसके बाद 1 एक्साबाइट होता है। आप जान लीजिए कि एक्साबाइट यहाँ पर सबसे बड़ी मेमोरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है आपको बताना है। कौन सा जो है इसमें हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, माउस, विंडोज XP या फिर रोम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है या आपको बताना है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है इन विकल्पों में।
तो कीबोर्ड, माउस और जो रोम है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण हैं, जबकि विंडोज एक्सपी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये सॉफ्टवेयर है न कि हार्डवेयर। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये TCP/IP द्वारा प्रदान की जाने वाली मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। एक और प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया था? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में कब अस्तित्व में आया था? तो इसको आपको याद रखना चाहिए, 1975 में। दोस्तों, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर, यहाँ पर नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना था, खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में जहां बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है किसका? 21A, तो आप जानते हैं ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, विकल्प पर जाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। और 86वें संविधान संशोधन, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये कब हुआ था? 2002 में। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, और इसी के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। एक और योजना के बारे में पूछा गया है, यूपी में एक योजना। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना निम्न में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई, आपको बताना है। तो सबरी संकल्प योजना 2017 में शुरू की गई थी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, और ये कुपोषण समाप्त करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सबरी संकल्प योजना। इसकी शुरुआत आप जान लीजिए, कुपोषण समाप्त करने के लिए की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इस योजना के तहत जो है राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? तो आप जानते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर है, और मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास खंड से है कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल या मिसल में हुआ था, आपको बताना है। डलैनालिया, फुलकिया, सुकरचकिया या अहरुवालिया। तो सही उत्तर सुकरचकिया मिसल में। देखिए दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में हुआ था। 1792 में रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। उन्होंने मिसलों को समाप्त कर सिख साम्राज्य की स्थापना की, और मिसल सिख संघ के राज्यों को संदर्भित करता है जो 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पंजाब क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरे थे, और अपनी राजधानी लाहौर को अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के कारण इन्हें शेरे पंजाब की उपाधि दी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 317। तो सही उत्तर अनुच्छेद 317, ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 317 के अंतर्गत यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है, और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर अनुच्छेद 317(1) के तहत हटाया जा सकता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या फर्रुखसियर। तो सही उत्तर है फर्रुखसियर। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फर्रुखसियर ने सन 1717 में एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई थी और ये सुविधा फर्रुखसियर के समयकाल में दी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले 4 जिले और उनका अवरोही क्रम आपको बताना है। तो इसमें इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर, जौनपुर। इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर, जौनपुर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर या उपहार ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? राज्य सरकार द्वारा अनुदान, यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, कृषि आय पर कर, ऐच्छिक दान या उपहार या संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कृषि आय पर कर। दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर ग्राम पंचायतों के आय के साधन हैं, जबकि कृषि आय पर कर का अधिकार ये राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है कौन? राखीगढ़ी, मांडा, रोपड़ या हड़प्पा। तो सही उत्तर हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जम्मू कश्मीर में अवस्थित मांडा करता है। और आप जान लीजिए दक्षिणी सीमा का निर्धारण दायमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतकेंगेडोर है। और ये हड़प्पा संस्कृति की जो है चतुर्दिक सीमाएं हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आप सभी जानते होंगे। तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है आपको बताना है। तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है वुड डिस्पैच 1854 सही है, हार्टोग समिति 1929 सही है, हंटर कमीशन 1982-83 सही है, सैडलर कमीशन 1958 ये सही नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए सैडलर शिक्षा पर गठित समिति थी 1917 में। देखिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। सैडलर जो है ये शिक्षा से संबंधित समिति है, 1917 में इसका ये कमीशन बनाया गया था। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, पंजाब प्रोविंस में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बिहार और बंगाल में, ऑप्शन ए। और आप जान लीजिए ये कब हुआ था। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में गठित हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम किसान संगठन था। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है 10 जनवरी 2025 से 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और इसका मुख्य थीम है या इसका मुख्य विषय है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, और ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। करंट अफेयर्स के प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसमें 30 प्रश्न में कम से कम 3-4 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से है। आईओसी के 141वें सत्र में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों को अतिरिक्त खेल के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें क्या शामिल नहीं है? T20 क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, टेस्ट क्रिकेट या बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। तो सही उत्तर है टेस्ट क्रिकेट।
दोस्तों आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र 15 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य मुंबई में आयोजित किया गया और इस सत्र में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों को अतिरिक्त खेल के रूप में शामिल करने का निर्णय किया गया है, जिसमें T20 क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस शामिल हैं। इसमें टेस्ट क्रिकेट शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है नेफ्रिथोमाइसिन क्या है? नेफ्रिथोमाइसिन क्या है? प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक, सुपर कंप्यूटर, तपेदिक की नवीनतम दवा या ट्रैकोमा टीका? तो सही उत्तर है आपका प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक। देखिए, नेफ्रिथोमाइसिन भारत की प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है, जिसे 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार के लिए औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है करंट अफेयर से। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष देश कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये डेनमार्क है। दोस्तों बाकू अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन हुआ, जिसमें जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क का है, याद रखिएगा, और भारत का स्थान इसमें 10वां है। तो याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, भारत इस सूची में 10वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।